किसी भी इतिहास को समझने के लिए हम उस इतिहास के कालखंडों को विभक्त कर देते हैं, जिससे कि हमें इतिहास को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम यह सूत्र कला के इतिहास में भी फॉलो करते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम में जितने भी कला आंदोलन हुए हैं और उनसे उत्पन्न हुए जितने विवाद हैं उनके ऊपर। आज हम अपने इस अंक में ऐसे ही एक वाद, प्रभाववाद के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार प्रभाववाद ने समकालीन और वर्तमान चित्रकला के कलाकारों को प्रभावित किया, और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार प्रभाववाद आज भी कला में हस्तक्षेप कर रहा है। नमस्कार, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस अंक में हम प्रभाववाद पे बात करेंगे, क्योंकि प्रभाववाद यूरोपियन चित्रकला में एक बड़ा आंदोलन माना जाता है और आधुनिक दौर के जितने भी चित्रकार हैं, चाहे वो भारतीय चित्रकार हों या फिर वो विदेशी चित्रकार हों, प्रभाववाद से अछूते नहीं रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर इसकी भौगोलिक तथ्यों को देखें प्रभाववाद के, तो प्रभाववाद की जो उत्पत्ति होती है वो 1860 के दशक में फ्रांस में होती है। बहुत सारी किताबों में अलग तथ्य हो सकते हैं, लेकिन लगभग 1860 के दशक में फ्रांस में प्रभाववाद की उत्पत्ति हो जाती है। प्रभाववादी कलाकारों ने प्रकाश और रंगों के साथ प्रयोग करके नए दृष्टिकोण और तरीकों का उदय किया था। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी प्रभाववादी चित्रकार हैं उन्होंने दो फैक्टर पर काफ़ी कार्य किया। एक है प्रकाश और दूसरा है रंग। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रभाववाद के लिए कहा भी जाता है कि एक केंद्रीय बिंदु से दृश्य को उड़ती नज़र में एक साथ देखकर उसका पूर्ति से आभास चित्र में उतार देना प्रभाववाद का अर्थ है। प्रभाववाद की नवीनता थी रंगों के वैज्ञानिक अध्ययन में, और दिलाक्रा जो चित्रकार थे उन्हें प्रभाववाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगर हम प्रभाववाद की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, देखिए इसमें प्रकाश और रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रभाववाद में चित्रकारों ने दो चीज़ों को काफ़ी महत्व दिया। एक दिया उन्होंने प्रकाश को, यानी कि सूर्य के प्रकाश को, और दूसरा रंगों को। यहाँ पर अगर हम दूसरी विशेषता को देखें तो उन्होंने छाया प्रकाश का परित्याग किया था। प्रभाववाद के अधिकतर चित्रों में आपको प्रकाश दिखेगा, लेकिन छाया प्रकाश का उन्होंने यहाँ पर बहुत ही कम उपयोग किया है। और अगर हम देखें तो दिलाक्रा ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि रंग पूर्ण रूपेण दीप्तिमान तभी होता है जब उसके दोनों ओर उसके पूरक रंग विद्यमान होते हैं। सूर्य के प्रकाश का रंग दिन भर बदलता रहता है, इसी कारण प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उससे निरंतर प्रभावित होती रहती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखें तो आपको सुबह के समय में वो अलग रंग की दिखाई देती हैं, दिन में अलग दिखाई देती हैं, और शाम को यानी कि सूर्यास्त के समय में अलग दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्रकाश होता है वो रंगों के शेड, उनके टोन, उनको भी प्रभावित करता है। तो प्रभाववाद के जो चित्रकार थे उन्होंने इसी प्रभाव को आधार बनाते हुए प्रभाववाद की अवधारणा को रखा था। देखिए, दैनिक जीवन के पहलुओं का इसमें चित्रण किया गया, क्योंकि जितने भी चित्र पश्चिम की कला में बनाए जा रहे थे, जितने भी वहाँ पर वाद उस समय आंदोलन चल रहे थे, जैसे यथार्थवाद था, तो यथार्थवाद में क्या था कि जो चीज़ जैसे दिखती है उसको उसी रूप में चित्रित किया जाए। किसी भी चित्र में चित्रकार स्वतंत्र रूप से कुछ भी ऐड न कर पाए, जो चीज़ जैसे दिखती है उसको उसी रूप में चित्रित किया जाता था। लेकिन प्रभाववादी चित्रकारों ने इसी जो परंपरा को तोड़ा। उन्होंने उन कथानकों में भी परिवर्तन किया, उन जो विषय थे उनको भी बदला, और दैनिक जीवन के चित्रणों को कला में स्थान देने का प्रयास किया। इससे पहले अगर हम देखें तो अगर आप माइकल एंजेलो के चित्रों को देखें, या आप लियोनार्डो दा विंची के चित्रों को देखें, या जितने भी यूनान और ग्रीस के जो चित्रकार हैं
उनके अगर चित्रों को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति विशेष के चित्रों को बनाया जाता था, या यूँ कहिए कि जो भी वहाँ पर राजा थे या राजकीय कार्य किए जा रहे थे, उनसे संबंधित चित्रों को बनाया जाता था। लेकिन आम जनजीवन के जो चित्र होते थे उन्हें बहुत कम बनाया जाता था। तो यहाँ पर दैनिक जीवन के जितने भी कथानक थे, यानी कि जितने भी हमारे प्लॉट हैं, उन कथानकों को लेकर के, उन दृष्टांतों को लेकर के चित्रों का चित्रण यहाँ पर किया गया। इसीलिए कहा जाता है इसको कि दैनिक जीवन के पहलुओं का चित्रण ये प्रभाववाद में अधिक हुआ है। पारंपरिक कला के नियमों का उल्लंघन। अब यहाँ पर देखिए कि पारंपरिक कला के क्या नियम थे। पारंपरिक कला के नियम जो मैंने आपको अभी बताया कि यथार्थवाद में जो चीज़ जैसे दिखती है उसको उसी तरीके से चित्रित किया जाए, जिस रंग में वो दिखती है उसी रंग का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर प्रभाववादी चित्रकारों ने पारंपरिक कला के जो बने हुए नियम थे उनका उल्लंघन किया। और जब आप किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तभी आप किसी नए कलाकृति या नए मूर्तिशिल्प या जिस भी क्षेत्र में या जिस भी कला में अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो वहाँ पर आप एक नई कृति को जन्म देते हैं। अब देखिए इसकी अन्य अगर विशेषताओं की बात करें हम प्रभाववाद में, तो सपाट व तेज रंगों का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर हमने देखा कि अगर यथार्थवाद को हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो रंगों का प्रयोग जो है वो मिश्रित रंगों का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्रभाववाद में सपाट और तेज यानी कि फ्लैट और कंट्रास्ट जो कलर हैं उनका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। परस्पर विरोधी रंगों का साथ साथ बिना मिलाए हुए प्रयोग। और जैसा कि देलाक्रा भी कहता है कि विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उन्हें बिना मिलाए हुए, यानी कि जितने भी हम यहाँ पर रंग ले रहे हैं वो अगर पूरक रंग है, विरोधी रंग है, तो उनको बिना मिलाए हुए एक साथ प्रयोग अगर हम करें तो इसका अलग ही जो इफ़ेक्ट होगा वो आँखों को बहुत ही ये यूँ कह सकते हैं कि आँखों में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालने वाला होगा। एकेडमिक की दृष्टिकोण के विपरीत भाव अभिव्यक्ति। एकेडमी जिसको हमने कहा था कि बनी बनाई हुई परंपरा के जितने भी दृष्टिकोण थे, जितने भी आउट फ्रेम थे वहाँ पर, उन सभी जो परंपरागत नियम थे या परंपरागत तौर तरीके थे उनके विपरीत जाकर के उन्होंने अपनी भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। रंगों को कैनवास पर अलग अलग छोटे छोटे पैचों में लगाना। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रभाववादी चित्रकार थे उन्होंने रंगों को अलग अलग छोटे छोटे पैचों में कैनवास पर लगाना प्रारंभ किया, जिन्हें बाद में हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और बहुत सारी मॉडर्न आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में प्रभाववाद की झलक हमें देखने को मिलती है। प्रकाश के प्रभावों के अंकन पर सारा ध्यान। अब देखिए जिस बात को हम शुरू में कह रहे थे कि सूर्य के प्रकाश का प्रभाव वनस्पतियों में, या अगर आप कहें कि लैंडस्केप को अगर आप देखें तो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं अगर आप पहाड़ों की तरफ देखें तो जो आपको नज़दीकी वाला पहाड़ होता है वो आपको हरा दिखता है, उसके पीछे वाला थोड़ा सा नीला रंग का, फिर बैंगनी रंग का, दूर के और आपको धूमिल होते जाते हैं। तो ये प्रभाव कैसा होता है? ये सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। तो प्रकाश के प्रभावों के अंकन पर इन्होंने सारा ध्यान दिया और सूर्य के प्रकाश के बदलते जो प्रभाव थे, वातावरणीय प्रभाव, उसी के अनुसार इन्होंने चित्रों का निर्माण किया, उनमें रंग किया। यथावत चित्रण के स्थान पर केवल आभासात्मक चित्रण। अब देखिए यथार्थवाद के जो चित्रण है, यानी कि जो चीज़ जैसे दिखती है उसके स्थान पर आभासी चित्रण इन्होंने किया। अब अगर इनकी चित्रों को देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी विशेषताएं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। प्रकाश के क्षण प्रतिक्षण बदलते हुए प्रभावों का रंगों के माध्यम से चित्रण। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रकाश के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया है और प्रकाश के क्षण प्रतिक्षण बदलते हुए प्रभावों को यहाँ पर कैनवास पर उतारने का प्रयास किया गया है। रंगों को प्लेट पर बिना मिलाए हुए कैनवास पर प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर जो भी रंग इन्होंने लिया है उसे स्वतंत्र रूप से लिया है। स्वतंत्र रूप से लेने का मतलब है कि प्लेट पर किसी भी प्रकार के दो से अधिक रंगों का मिश्रण नहीं बनाया गया है। वहाँ पर होता क्या है कि अगर हमें टोन बनानी है तो हम अलग अलग शेड बनानी है तो हम रंगों का मिश्रण करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे सपाट पैच में रंगों को लगाया गया है। और अगर अधिक रंगों को लगाया जा रहा है तो प्लेट पर उनको किसी भी प्रकार से मिक्स नहीं किया जा रहा है।
प्रभाववाद के अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो चित्रकार हुए हैं, अगर उनकी पेंटिंग्स के साथ में हम प्रभाववाद को देखें कि किस प्रकार प्रभाववाद आज के समय में प्रासंगिक है और किस प्रकार प्रभाववाद ने उस समय कला आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो देखिए क्लॉड मोने की इम्प्रेशन सनराइज, यह एक प्रभाववाद की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है जो इस आंदोलन को अपना नाम देती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोने की एक पेंटिंग है इम्प्रेशन सनराइज, जिसमें उन्होंने, अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो रंग लगाए गए हैं उन्हें मिश्रित नहीं किया गया है, सीधे सीधे छोटे छोटे पैचों में लगाया गया है और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोने की पेंटिंग है इम्प्रेशन सनराइज, वो इस कला आंदोलन को नाम भी देती है। इसी से इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद इस आंदोलन का नाम पड़ा था। एडगर देगा कि द डांस क्लास, अगर ये पेंटिंग हम देखें तो यह पेंटिंग प्रभाववादी शैली में नृत्य के दृश्यों को चित्रित करती है। अब जैसा कि हमने देखा था कि दैनिक जीवन के जो चित्र हैं उनमें ये सब कथानक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एडगर देगा ने द डांस क्लास एक पेंटिंग बनाई थी जो कि नृत्यों के दृश्यों को चित्रित करती थी और इस प्रकार के कथानक इससे पूर्व बहुत ही कम देखने को मिलते थे। पियरे ऑगस्ट रेनर की डांस एट द ब्रिस्ट्रा, यह पेंटिंग प्रभाववादी शैली में दैनिक जीवन के पहलुओं को चित्रित करती है। अब देखिए यहाँ पर दैनिक जीवन के जब हम पहलुओं की बात कर रहे हैं, दैनिक जीवन में कितने प्रकार के दिन भर के काम होते हैं। कोई मार्केट जाता है, कोई डांस सीखता है, कोई अन्य कार्यों में लगा हुआ है, कोई बागवानी कर रहा है। तो ऐसे सारे चित्रों को प्रभाववादी चित्रकारों ने अपने कैनवास पर उकेरा था। अगर हम प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकारों की बात करें, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो कई बार प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकारों के नाम पूछ लिए जाते हैं या फिर उनकी पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लाउड मोने। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1840 को पेरिस, जो कि फ्रांस में है। इनका निधन हुआ 5 दिसंबर 1926 गिवर्नी, फ्रांस में। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं या चित्र श्रृंखला हैं उनमें है वाटर लिलीज, रुआ कैथेड्रल, हैशटैग्स, द फोर ट्रीज और वेनिस। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर चित्रकार के जो कृतियाँ हैं या उनकी जितनी भी पेंटिंग सीरीज़ है उनके बारे में या उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। मोने के बारे में कहा जाता है कि वे खुली धूप में बैठकर दृश्यांकन करने में अधिक रुचि लेते थे। अब यहाँ पर देखिए एक बात बार बार आपके सामने आ रही है कि खुली धूप में बैठकर, ताकि धूप के प्रभाव को या धूप के प्रभाव से होने वाले जो रंगों में प्रभाव है उसको समझ करके चित्रांकन किया जाए, रंगांकन किया जाए। क्लाउड मोने भी उसी पैटर्न को अपनाते हैं और आउटडोर वो पसंद करते थे चित्र बनाना। दूसरे चित्रकार की बात करें तो वह हैं अल्फ्रेड सिसली। अल्फ्रेड सिसली का जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1839 को पेरिस, फ्रांस में, और इनका निधन हुआ 29 जनवरी 1899 मोरेट सुर लोइंग, फ्रांस में। इनके अगर हम श्रृंखलाओं की बात करें या चित्रों की बात करें तो उसमें मोलेसिवियर, मेडो, पोर्ट मॉर्ली में बाढ़, लेस लेडीज कोव, ये प्रमुख चित्र हैं। तो कई बार इन चित्रों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अल्फ्रेड सिसली ने मोने के द्वारा विकसित टेक्निक को सीखकर चित्रण कार्य आरंभ किया था। तो कह सकते हैं कि ये मोने से प्रभावित थे और मोने के द्वारा विकसित की गई जो भी तकनीकें थी उन्हीं को आधार बनाकर चित्रण का कार्य करते थे। किंतु अभिलाषा यह थी कि वे एक छोटे चित्रकार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करें और उसी प्रकार जो है सिसली ने अपने को स्थापित किया। और वे सामान्यतः अगर उनके चित्रों को देखें तो उनके जो विषय हैं वो भी ज़मीन से जुड़े हुए जन सामान्य के जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनसे ही जुड़े हुए उन्होंने चित्रों को ज़्यादा बनाया था। प्रभाववाद के अन्य चित्रकारों की हम बात करें तो उसमें कैमिली पिसारो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
इनके बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म 10 जुलाई 1830 को सैरलेट एमिली फ्रांस में हुआ था। इनका निधन 13 नवंबर 1903 को पेरिस फ्रांस में हुआ। इनके अगर हम चित्रों की या श्रृंखलाओं की बात करें तो स्ट्रीट इन पांतुआ, वार्तालाप, एज ऑफ द वुड्स, बुलेवार्ड एट नाइट, ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पिसारो के बारे में अगर हम बात करें तो पिसारो प्रभाववादी चित्रकारों के समूह में सबसे एक बड़ा नाम था, किंतु वह अपने चित्रों में आकांक्षा लाने की अभिलाषा रखते थे, जिसके कारण प्रभाववादी सिद्धांत को वह पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाए। पिसारो एक बार नहीं अनेकों बार विशुद्ध प्रभाववादिता से विमुख हुआ और उन्हें सेजा और गोगा के गुरु होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक फैक्ट भी आ जाता है कि सेजा और गोगा ये इनके शिष्य थे। दुर्भाग्यवश पिसारो की समस्त प्रारंभिक कलाकृतियाँ 1870 के युद्ध के कारण नष्ट हो गई और युद्ध के कारण पिसारो तथा मोने 1871 में लंदन चले गए। वहाँ टर्नर के चित्रों की चमक दमक से प्रभावित होकर पेरिस वापस आ गए तथा अपने चित्रों में भी रंगों की चमक दमक विकसित करने में तल्लीन हो गए। तो अगर हम देखें तो पिसारो के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो अब हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि 1870 के जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के कारण वो सारे के सारे चित्र नष्ट हो गए थे। अब हम बात करते हैं प्रभाववाद के अन्य प्रमुख चित्रकार एडगर देगा की। एडगर देगा जिनका जन्म 19 जुलाई 1834 में पेरिस में हुआ था और इनका निधन 27 सितंबर 1917 को पेरिस फ्रांस में हुआ। अगर हम इनके चित्रों की बात करें या चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो ला क्लासे डे डांसे, द ग्रीन डांसर, लेट अप, न्यू ऑर्लियंस में एक कॉटन ऑफिस, प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, अगर आप इनके नामों को याद कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये फ्रांसीसी चित्रकार हैं तो फ्रेंच भाषा में इनके टाइटल लिखे हुए हैं इन पेंटिंग्स के। तो कई बार होता क्या है कि जब ये परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कई बार इनके जो हिंदी रूपांतरण दे दिया जाता है। जैसे गॉसिप को वार्तालाप के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर अन्य जो इसके अनुवाद बनते हैं उनको भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको अगर दोनों नाम याद रहें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उनके जो मूल कृति है, जो फ्रेंच नेम है जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। एडगर देगा की बात करें तो उनके चित्रों में जो संयोजन होता था वो असाधारण होता था। नए नए प्रकार के चित्र संयोजन जो वे अपनी सूझबूझ से और सृजनात्मकता के साथ अपने चित्रों में उकेरते थे। प्रकाश तथा रंगों के लिए बहुत अधिक प्रभाववादी दृष्टि से वे चित्रों का निर्माण करते थे और खुली हवा में चित्रण करने का उनको भी शौक था। देखिए, जैसे प्रभाववाद के जितने भी चित्रकार हैं उन्होंने स्टूडियो से बाहर निकल करके आउटडोर में अधिक चित्रांकन किया है। इसीलिए स्टूडियो से बाहर निकलते थे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पूरे के पूरे आंदोलन में मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है। मुख्य जो तथ्य है प्रभाववाद का वो सनलाइट ही है। सनलाइट के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा कला आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए इसमें जितने भी चित्रकार हैं उन्होंने कोशिश की है कि वे आउटडोर पेंटिंग का कार्य करें, स्टूडियो के अंदर बैठ करके पेंटिंग के ना बनाएं। क्योंकि जब वे स्टूडियो के बाहर जाते थे तो क्षण प्रतिक्षण सूर्य के प्रकाश में जो परिवर्तन हो रहा था उस परिवर्तन के स्वरूप पूरे के पूरे वातावरण में जो छाया प्रकाश का वातावरण बनता था उससे रंगों के शेड भी चेंज हो जाते थे। तो इसी प्रभाव को वे अपने चित्रों में प्रदर्शित करते थे। एडगर देगा ने ऐतिहासिक चित्रकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और प्रभाववादी चित्रकारों में देगा रेखांकन को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। अब बात करते हैं हम प्रभाववाद के अन्य प्रमुख चित्रकार पियरे ऑगस्टुस रेनवार की। तो थोड़े से इनके नाम आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में भी रेनवार याद कर सकते हैं, या रिनायर भी इनको कई पुस्तकों में देखने को मिलेगा। इनका जन्म 25 फरवरी 1841 को लिमोगेस फ्रांस में हुआ था। निधन इनका हुआ है 3 दिसंबर 1919 कॉग्नेस सुर मेर फ्रांस में। इनके अगर हम चित्रों की या चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो द ग्रेट बाथर, चिल्ड्रन एट द पियानो, द अम्ब्रेलाज, द लार्ज बाथर, द स्विंग, फीमेल न्यूड
और मास रोजेज, ये काफ़ी जो प्रसिद्ध इनकी पेंटिंग्स हैं, हमने उन्हीं को आपके सामने रखा है, क्योंकि जो परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाने वाली पेंटिंग्स है उन्हीं के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप इनकी सूची बनाते हैं इनकी पेंटिंग्स की, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो प्रश्न बनाने वाले होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो कई बार नई नई पेंटिंग्स को, ऐसी पेंटिंग्स को भी पूछते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है या बहुत कम पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उनको तो आपको याद रखना ही होगा, साथ ही जो इनकी अन्य पेंटिंग्स है, अगर आप सूची बना रहे हैं तो उस सूची के अनुसार भी आपको याद करना होगा। अगर हम रेनायर की बात करें तो रेनायर कुर्वे की चित्र शैली से बहुत प्रभावित था। यद्यपि उसने फ्रेंच एकेडमी में चित्रकला का अध्ययन किया था, उसका सबसे बड़ा योगदान प्रभाववादी तकनीक से मानव आकृति के अंकन में था। रेनायर 13 वर्ष की अल्प आयु से ही चीनी मिट्टी के चित्रकार के रूप में अपना जीविकोपार्जन करने लगे थे। तो शुरुआती दौर में जब ये 13 साल के थे तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उन पर ही चित्रकारी का कार्य करते थे। रेनायर यद्यपि प्रभाववाद के प्रवर्तकों में रहे हैं, किंतु उनकी गणना अंतिम प्राचीन गुरुओं में की जाती है। यह सत्य है कि रेनायर सबसे अधिक आकृति संयोजन में रुचि लेते थे, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो रुचि लिया है वो आकृति संयोजन में ली है। भूदृश्यांकन में इनका जो कार्य है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्रभाववाद की आलोचनात्मक समीक्षा की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब किसी वाद को पढ़ते हैं, किसी कला आंदोलन को पढ़ते हैं, तो आप उसके फैक्ट तो याद कर लेते हैं, लेकिन आलोचनात्मक समीक्षा अगर आपको आती है किसी भी वाद को पढ़ने के बाद या उसके अध्ययन करने के बाद, एक आपकी समझ विकसित होती है कि इस आंदोलन में या इस वाद में क्या मुख्य चीज़ें रही हैं, क्या क्या वो फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे हो जाता है। तभी आप आलोचनात्मक समीक्षा को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आलोचनात्मक समीक्षा के हमने जो कीवर्ड्स आपको दिए हैं, 3 कीवर्ड्स यहाँ पर बहुत ही प्रमुख हैं। यह प्रारंभ में प्रभाववादी चित्रकारों का उपहास किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में जब प्रभाववाद वो शुरुआत करते हैं इस आंदोलन की, और जो भी चित्रकार वहाँ पर उस समय कार्य कर रहे थे फ्रांस के अंदर, तो जितने भी अभी हमने नाम लिए हैं, चाहे उसमें एडगर देगा हो, मोने हो, सिसली हो, पिसारो हो, तो जब ये लोग काम कर रहे थे तो जो अन्य चित्रकार थे इन्होंने उपहास इनका किया। उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। और मजाक क्यों उड़ाया जाता था? क्योंकि ये जो चित्रकार थे प्रभाववादी, ये बने बनाए हुए जो पारंपरिक कला के नियम थे या एकेडमिक के दृष्टिकोणों से चित्रों को नहीं बनाते थे। एकेडमी में क्या होता था कि बंद कमरों के अंदर मॉडल को बिठा करके चित्र बनाए जाते थे, जबकि इन्होंने खुले आसमान के नीचे जो चीज़ जैसे दिख रही है उसको सूर्य के प्रकाश के प्रभावों को जान करके चित्रांकन किया था। इसीलिए जब इन्होंने शुरुआती दौर में ये चित्र बनाने शुरू किए तो अन्य चित्रकारों ने इनका उपहास उड़ाया, मजाक बनाया इनके चित्रों का कि किस प्रकार के चित्रों का ये निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उनके चित्रों में यथार्थवादिता बहुत ही कम देखने को मिलती है। चित्रकारों का दृष्टिकोण पूर्णतः वस्तुगत बन गया। अब जितने भी प्रभाववादी चित्रकार हैं, जो इनका दृष्टिकोण था कला को बनाने का, वो पूर्णतः वस्तुगत बन गया था। यानी कि ये जो था स्टिल लाइफ और बाहर जाकर के किसी चीज़ को देख करके चित्र बनाते थे, तो ये वस्तुगत एक इनका दृष्टिकोण बन गया था। तीसरा है शुद्ध मौलिक रंगों का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए, मौलिक रंगों का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? शुद्ध मौलिक रंग यानी कि किसी भी प्रकार के रंगों का इन्होंने अन्य रंगों के साथ मिश्रण करके रंगों का उपयोग अपने जो कैनवास था उस पर नहीं किया। धूमिल तथा श्यामल रंगों का पूर्ण त्याग इन्होंने कर दिया, और जिस प्रकार से जो धूमिल रंग थे, जो डल कलर थे, और श्यामल रंग यानी कि जिनमें ब्लैकनेस ज़्यादा थी, उन रंगों का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग नहीं किया। सिर्फ इन्होंने कंट्रास्ट जो रंग थे उनका प्रयोग अपने चित्रों में ज़्यादा किया। तो अगर प्रभाववाद की आलोचनात्मक समीक्षा हम करें तो ये 3 जो बातें निकल के आई हैं, इसके साथ प्रभाववादी चित्रकार इसलिए भी प्रभाववाद की तरफ ज़्यादा बढ़े क्योंकि उस समय तक कैमरे का आविष्कार हो चुका था, और ये मानते थे कि कैमरा जब किसी भी चीज़ की छवि बनाता है
तो उसको जैसे वो दिखती है या जैसे वो उसके सामने है उसी प्रकार बना लेता है। तो फिर चित्रकार और कैमरा एक ही जैसे कार्य कर रहे हैं। तो कैमरा तो मशीनी यंत्र है, कैमरा एक यांत्रिक वस्तु है जो वो एज इट इज़ उसको बनाता है। तो चित्रकार को कहीं ना कहीं उसमें अपना जो कलात्मक पक्ष है वो जोड़ना चाहिए। इसीलिए प्रभाववादी चित्रकारों ने एक अपना कला आंदोलन विकसित, तो जिसके फलस्वरूप फ्रांस में प्रभाववादी कलाकारों की संख्या उस समय बढ़नी शुरू हो गई। और प्रभाववाद के अंत में फिर उत्तर प्रभाववाद जब शुरू हो जाता है तो वहाँ पर भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभाववाद जो है सूर्य के प्रकाश और रंगों के अध्ययन के उपरांत ही विकसित हुआ। उन लोगों को प्रकाश और प्रकाशमिति का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने प्रभाववाद की अवधारणा को जन्म दिया और प्रभाववादी आंदोलन के साथ में वे आगे बढ़े। तो ये था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने प्रभाववाद के ऊपर चर्चा की और जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रभाववाद ने पारंपरिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक नए वाद का प्रतिपादन किया। साथ ही जानने का प्रयास किया कि वे कौन कौन से महान चित्रकार थे जिन्होंने प्रभाववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सराहनीय भूमिका निभाई। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा और अपने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल उपलब्ध हो जाए। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न है जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर सकें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं, इसलिए आप सुझावों को जरूर हमें प्रेषित कीजिएगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।